स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें बहुत प्रॉब्लम आती है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंस ऑफ फॉर कहाँ पे यूज़ करते हैं। पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट इतना छोटा कि जिसकी ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है। पॉइंट ये देखो, ये 12 बजना ही पॉइंट ऑफ टाइम होता है। इतना मतलब 12 इतने जल्दी बज जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। सिर्फ एक ऐसे झलक दिखती है, सीधी 12 बज गए। 12 बजते ही क्या स्टार्ट हो जाता है? ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्ट 2020 को पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है दिचना वैली एजुकेटर पे। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है? क्योंकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो आने वाले टाइम में हम लोग इस चैनल पे काफ़ी अच्छी वीडियोस लाने वाले हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाले हैं। तो बने रहिए दिचना वैली एजुकेटर के साथ। दोस्तों, इससे पहले ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको पढ़ा लिया है, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट देख सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। मतलब प्रेजेंट में कोई भी एक्शन जो चल रहा है, कोई भी एक्शन जो चल रहा है, रुका हुआ नहीं, जो एक्शन अभी चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। यार देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही सिंपल होता है। कोई भी काम स्टार्ट हुआ है ना, मान लो यहाँ से कोई भी काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जा करके एंड हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या हो गया? एंड हो गया, और इसके बीच में जो है ना वो काम क्या है? कंटिन्यूअस है। तो मतलब कि जो कंटिन्यूअस काम होता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। मान लो ये स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। और स्टार्ट और एंड के बीच में अगर हम देखें तो इसके बीच में और इसके बीच में ये जो काम है कंटिन्यूअस होता है ना, ये काम चल रहा है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि काम जो होगा हमारा रुका हुआ नहीं होगा, हमारा काम चल रहा होगा, कंटिन्यूअस चल रहा होगा, ठीक है ना। स्टार्ट हुआ होगा और फिर एंड हुआ होगा। देखो यार, जैसे ही काम एंड होता है ना तो वहाँ पे क्या होता है? परफेक्ट हो जाता है वो, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनता कैसी है? देखो, कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट अपने आप आ जाता है, क्योंकि कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा है, बाद में एंड हो गया उसका, जैसे ही खत्म हुआ तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी इसको ध्यान से सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल देखो यार, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कोई रूल्स तो होते नहीं है ना। अगर देखा जाए तो कोई रूल्स यहाँ पे कोई होते नहीं है, बट मैं आपको रूल इसलिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ छोटी क्लास के स्टूडेंट्स भी होते हैं तो उनको ये बेसिक है, मतलब, ठीक है ना। तो वो रूल के हिसाब से ना मतलब ज़्यादा कैच करते हैं, जल्दी उनको समझ में आता है, इसलिए मैं रूल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो रूल नंबर 1 में क्या होता है? सब्जेक्ट आई होता है, एम होता है, और V1 के साथ ING होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों, कभी कभी ना ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है। हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है ना। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव केस है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर में ही। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रूल नंबर 1 क्या होता है? प्रेजेंट सब्जेक्ट आई के साथ एम होता है। एम क्या होता है भाई? हेल्पिंग वर्ब होता है। एम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। और B1 के साथ ING होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं, ठीक है। ये मेन वर्ब हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। देखो, बहुत आसान। इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, है ना। फिर उसके नेगेटिव क्या होते हैं? मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं पी रहा हूँ। उसके बाद क्या मैं खा रहा हूँ, क्या वो जा रहा है, क्या वो ऐसा कर रहा है, क्या वो वैसा कर रहा है। तो हर एक्शन क्या होगा यहाँ पे? कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? कोई भी एक्शन रुका हुआ नहीं होगा, कंटिन्यूअस चल रहा होगा, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आई एम वर्किंग। आई एम वर्किंग का मतलब मैं काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कंटिन्यूअस काम कर रहा हूँ। आई एम रीडिंग, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? रीड कर रहा हूँ, इसका मतलब रीडिंग कर रहा हूँ, मैं रुका हुआ नहीं हूँ, खत्म भी नहीं किया है, चल रहा है मेरा। इसी का अगर हम नेगेटिव देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट वर्किंग, मैं नहीं काम कर रहा। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा। ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा। तो ऐसे करके हम लोग बोलते हैं कि भाई ये जो होता है ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाते हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव में अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क वाले हम पढ़ रहे हैं। तो ये होते हैं यस नो टाइप, है ना। यस नो टाइप क्वेश्चंस, मतलब यस नो टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। टेंसेस के अंदर यस नो टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। तो एम क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग जितने मैंने ग्रामर की वीडियोस अपलोड की हैं वो सारी देख लो, आपको ये आराम से समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो एकदम एक दूसरे के साथ ना इंटरलिंक्ड है। तो एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ? एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूँ? तो इसका मतलब क्या होता है कि यार कभी कभी ना हम खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम खुद से कभी कभी क्या करते हैं?
खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या मैं वैसा कर रहा हूँ। तो ऐसे करके ना खुद से बहुत बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार हम खुद से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे वही है। तो अगर आपने पूछा कि एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो बाद में हम सोचते हैं और सोचने के बाद बताते हैं कि हाँ यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो कभी कभी ना ऐसा होता है, हम खुद से क्वेश्चन पूछते हैं। तो रूल नंबर सेकंड अगर हम बात करें तो रूल नंबर सेकंड क्या होता है, सब्जेक्ट देखो आई के बाद क्या क्या रह गया, वी रह गया, यू रह गया और दे रह गया ना। इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। आर क्या होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब होता है। और उसके बाद बी प्लस ING होता है तो मेन वर्ब होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होता भी कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। जैसे इफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे भाई, अगर आपका सब्जेक्ट वी होगा, यू होगा और दे होगा तो आपको आर का यूज़ करना है। आई का यूज़ मतलब एम का यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप यहाँ पे आपने बोला कि अभी पीछे एम, आई के साथ एम का यूज़ होता है। तो मतलब सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आई के साथ आप एम का यूज़ करोगे तो सेंस बनेगी। अगर आप क्या करोगे कि आई के साथ आर का यूज़ करोगे तो सेंस खराब हो जाएगी। सेंस खराब कैसे होगी अभी मैं बताऊँगा आपको। देखो इफर्मेटिव सेंटेंसेज में क्या होगा, जैसे वी और वर्किंग हार्ड, हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। दे आर रीडिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इसका रुके हुए नहीं है भाई, अभी अभी तक पढ़ रहे हैं वो, है ना। वो अभी तक क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस एकदम, है ना, वो पढ़ रहे हैं। तो दे आर रीडिंग, है ना। मैं आपको पूरा बताऊंगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो इसके बाद अगर हम बात करें इसके नेगेटिव बनाने होंगे तो क्या करना पड़ेगा यार, बहुत सिंपल है। वी आर नॉट वर्किंग हार्ड, हम वर्किंग हार्ड नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा लो। ई हेल्पिंग वर्ब होता है, आर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, आर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, स्टार्टिंग में लगा दो यार। और वी वर्किंग हार्ड, क्या हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्या हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। कभी कभी हम पूछते नहीं है यार, मुझे एक बात बता, जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, यार क्या मुझे एक बात बता, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं क्या। आर दे रीडिंग, क्या वो पढ़ रहे हैं, क्या वो पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर किस में आएगा, यस नो में आएगा। अगर पढ़ रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे, आंसर में आप क्या बोलोगे, यस बोलोगे, यस बोलोगे। अगर नहीं पढ़ रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, या तो फिर नो बोलोगे, है ना। तो ये यस नो टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। अगला लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, देखो कैसे, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, मान लो आपको ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसका आंसर आप येस नो में नहीं दे सकते। आप उसका आंसर येस नो में नहीं दे सकते। अगर मैं आपको पूछूंगा आप कहाँ जा रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, हाँ येस येस येस, कि या फिर आप बोलोगे नो नो नो, नहीं ऐसा नहीं। आप बोलोगे मैं, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, माना कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैंने पूछा आपको कि आप कहाँ जा रहे हो और आप दिल्ली जा रहे थे, तो आपने बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो इसका ये वाई क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कौन से पढ़ रहे हैं, यस नो टाइप पढ़ रहे हैं। आर वी वर्किंग हार्ड, आर दे रीडिंग, क्या वो पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको पूछूं क्या वो पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे, यस। नहीं पढ़ रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे, नो। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वो यस नो टाइप होते हैं। समझ में आया। तो यार अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें कोई भी एक्शन जो होता है वो चल रहा होता है, वो एक्शन एकदम चल रहा होता है, वो रुका हुआ एक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका थर्ड रूल, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में आपको समझाने वाला हूँ अच्छी तरह से, देखते जाओ। तो दोस्तों ये थर्ड रूल है, ठीक है ना। ये थर्ड रूल हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसके बाद ना, थर्ड रूल के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम ही शी इट के साथ आर क्यों नहीं लगा सकते, है ना। ही शी इट और एनी नेम के साथ इज़ ही क्यों लगाना है, ये इज़ ही क्यों लगाना है, इसके साथ हम आर क्यों नहीं लगा सकते, इज़ ही क्यों लगाना है। तो मैं आपको ये रूल समझा के मैं पूरा आपको समझाता हूँ, देखते जाओ। देखो रूल नंबर थर्ड थोड़ा सा इजी रहता है कि इसमें क्या होता है कि ही के साथ इज़ आएगा, ठीक है ना। ही के साथ इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग मतलब वो एक गाना गा रहा है, कंटिन्यूअस है। और ही क्या होता है, मेल के लिए, मेल पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है ही, है ना। तो ही के साथ इज़ यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। शी इज़ डांसिंग, वो डांस कर रही है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है, रुका हुआ नहीं है। मोहन इज़ लाफिंग, मोहन हंस रहा है ना, मोहन हंस रहा है। तो ऐसे करके चलता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो नॉट लगाना ना भाई। ही इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गा रहा है। शी इज़ नॉट डांसिंग, वो डांस नहीं कर रहा है, सॉरी नहीं कर रही है, फीमेल पर्सन है। तो ऐसे करके हम लोग फिर इंट्रोगेटिव, मैंने कैसे बोला आपको कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा दो। ये जो आपको इज़ दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो इज़ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो आपको इज़ दिख रहा है इसको क्या कर दो, स्टार्टिंग में लगा दो, है ना। तो इंट्रोगेटिव बन जाएंगे। पर ये कौन से इंट्रोगेटिव बनेंगे, यस नो टाइप बनेंगे, यस नो टाइप बनेंगे, है ना, यस नो टाइप बनेंगे। तो अगर आपको कोई पूछे इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा रहा है, क्या वो गाना गा रहा है, अगर गा रहा होगा तो आप बोलोगे यस, नहीं गा रहा होगा तो आप बोलोगे नो। तो इज शी डांसिंग, क्या वो डांस कर रही है, तो आप बोलोगे यस। अगर नहीं कर रही होगी तो आप क्या बोलोगे, नो। तो यस नो टाइप हैं। लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले कि
वाई ही इज़ रीडिंग, वो क्यों पढ़ रहा है, वो क्यों पढ़ रहा है, तब अब यस नो में आंसर नहीं दे सकते, तब आपको एक्सप्लेनेशन में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि आप ही शी इट और एनी नेम के साथ आर क्यों नहीं लगा सकते। देखो यार रीज़न बताता हूँ क्यों। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचो, देखो पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल। देखो भाई तुम्हारा डाउट ये देखो, अगर हम क्या करेंगे, ही शी इट और एनी नेम के साथ कभी भी क्वेश्चन आता है कि भाई आर ही क्यों, मतलब इज ही क्यों लगाना है, आर क्यों नहीं लगा सकते, तो मैंने लगाया ना, आर लगाया ना मैंने। देखो अब देखना सेंस क्या बनेगी, ही आर रीडिंग, वो पढ़ रहा है, क्योंकि आर का मीनिंग है होता है ना, आर का मीनिंग है करके आता है क्योंकि प्लूरल के लिए लगता है। तो ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब कैसे लगाओगे, नहीं लगा सकते। ही आर रीडिंग का मतलब क्या होता है, वो पढ़ रहा है। अगर ही के साथ आप बोलोगे एम क्यों नहीं लगा सकते, है ना, ही शी इट और एनी नेम के साथ एम क्यों नहीं लगा सकते, तो मैंने बोला लगा के देखो ना, ही एम रीडिंग, वो पढ़ रहा हूँ। यार ऐसे कोई नहीं बोलता है कि वो पढ़ रहा हूँ, वो जा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ। तो ही शी इट और एनी नेम के साथ एम नहीं मतलब लग सकता, वो सिर्फ आई के साथ ही अच्छा साउंड करता है। जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, तो अच्छा भी लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो ऐसी हमारी बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्द हम बोलते भी हैं, तो ऐसा सही भी लगता है। तो लेकिन अगर आप ऐसे बोलने लग जाओ तो फिर तो बोलेंगे पागल हो गया क्या, कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि इनकी ये परफेक्ट एकदम फिक्स प्लेस है ये ना, ही के साथ आर ही आएगा, और सॉरी ही के साथ इज़ ही आएगा तो आर नहीं आएगा, ही के साथ इज़ आएगा एम नहीं आएगा, तो आप इसके साथ इस लगाओगे तभी सूटेबल बैठेगा। ठीक है, ऐसे करके आप मतलब यहाँ पे आई के साथ एम और वी यू के साथ आर और ही शी इट के साथ इज़ ही यूज़ होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी सेंस ख़राब हो जाएगी और आपको लोग बोलेंगे पागल हो गया है, पागल पागल बोलेंगे, फिर सारे के सारे बोलेंगे यार ये बंदा सही नहीं है, साइको हो गया है ना, ऐसे बोलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई कोई भी एक्शन जो होगा वो चल रहा होगा, वो एक्शन रुका हुआ नहीं होगा, वो एक्शन चल रहा होगा। अब प्रेजेंट यार कब तक चलेगा, कभी तो रुकेगा, कभी तो रुकेगा, तो उसी को प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। चलो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ। देखो यार सिंपल सी बात है कि जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, है ना, जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो वो काम क्या होता है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे वो एंड हो गया, है ना, यहाँ पे वो एंड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो और उसका कहीं ना कहीं एंड तो होता है ना। मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, इसका एंड हो गया। तो ये बात बताओ, स्टार्ट और एंड के बीच में जो चल रहा था वो कंटिन्यूअस था, वो कंटिन्यूअस था, और जब एंड हो गया तो वो परफेक्ट हो गया। वो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। एग्जांपल दूं एक, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि आप मान लो कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, ईटिंग कर रहे हो। तो जैसे ही आप ईटिंग कर रहे होंगे ना, जैसे ही आप ईटिंग कर रहे होंगे तो कब तक खाओगे, कब तक खाओगे, कभी तो रुकोगे, और जब आपने वो खा लिया तो परफेक्ट हो गया। मान लो कि आप एक क्वेश्चन का आंसर लर्न कर रहे हो ना, आंसर लर्न कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कब तक आप लर्न करोगे, कभी तो रुकना पड़ेगा, कभी तो परफेक्ट होगा वो। या फिर ऐसा थोड़ी है कि हम आंसर याद कर रहे हैं और सदियाँ हो गई और आंसर याद नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। आपको आंसर मिलता है और आप एक आंसर पूरा याद करके उसको परफेक्ट कर देते हो, है ना, समझ में आया। तो इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट पहले कंटिन्यूअस रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। वैसे तो मैं इसको ख़त्म करने के बाद आपको पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है ना, मैंने आपको बोला था। तो इसके थोड़े से रूल्स पहले देख लो ना प्रेजेंट परफेक्ट के। प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी एक्शन जो होता है वो खत्म हो जाता है, स्टार्ट हुआ खत्म हुआ, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। देखो यार रूल नंबर 1 में अगर हम बात करें, सब्जेक्ट होता है आई वी यू दे, प्लस इसके साथ हैव आएगा। हैव क्या होता है, अगर देखा जाए तो हैव हेल्पिंग वर्ब होता है और B1 होता है ना, हेल्पिंग वर्ब B1 होता है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद B3 क्या हो जाएगा आपका, मेन वर्ब हो जाएगा ना, है ना, मेन वर्ब हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो आई वी यू दे के साथ क्या यूज़ करेंगे हम लोग, हैव यूज़ करेंगे, ठीक है ना, और B3 यूज़ करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यार इफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो इफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सिंपल सी तो बात है, हमारा यहाँ से क्या आ गया, आई आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, ये वाला हैव आ गया, और यहाँ से B3, है ना। अच्छा अगर हम बात करें डन की, है ना, तो डन जो होता है वो किसकी थर्ड फॉर्म होता है, देखो डू फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद डिड जो होती है वो सेकंड फॉर्म होती है, और आपका आ गया बाद में डन, डू डिड डन, ठीक है। तो ये B1 हो गया, ठीक है, B2 हो गया, और ये आपका V3 हो गया। तो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है यहाँ पे ना, अभी मैंने आपको बोला, तो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो बहुत ईजी हो गया, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, वी हैव कम्प्लीटेड अवर टास्क, हम अपना टास्क कंप्लीट कर चुके हैं, दे हैव संग अ सॉन्ग, उन्होंने गाना गा लिया है, मतलब गाना पहले गा रहे थे 4-5 मिनट के बाद गाना क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसा तो नहीं है पूरा दिन चल रहा होता है पूरा दिन कोई गाना चलता है क्या, नहीं चलता। तो अब हम आ जाते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है,
नॉट लगाना है, नेगेटिव में नॉट लगाना है। देखो आई हैव डन माई वर्क, आई हैव नॉट डन माई वर्क, तो ओनली आई हैव के साथ नॉट लगाना है। नॉट लगा के आप क्या बना लोगे, नेगेटिव बना लोगे। वी हैव नॉट कंप्लीटेड अवर टास्क, हमने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया है। इंट्रोगेटिव में मैंने बोला कि आपको जैसे ये आपका हैव हो गया, हैव को स्टार्टिंग में लाओ, हेल्पिंग वर्ब होती है ये, है ना, हैव को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो मतलब जब मेन वर्ब नहीं होती तो हेल्पिंग वर्ब खुद मेन वर्ब बन जाती है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको आगे। तो अभी देखो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हैव को स्टार्टिंग में लिख दो, हैव को क्या कर दिया, स्टार्टिंग में लिख दिया। हैव आई डन माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ। हैव वी कंप्लीटेड अवर टास्क, क्या हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। हैव दे संग अ सॉन्ग, क्या उन्होंने एक गाना गा लिया है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इंट्रोगेटिव ऐसे बनती है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखना होता है। रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ही शीट और एनी नेम के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं और P3 का यूज़ करते हैं। तो सिंपल ही तो है, एफर्मेटिव ही हैज़ पास हिज एग्जाम हो गया, शी हैज़ लर्नड हर स्टोरी हो गया, मोहन हैज़ संग अ सॉन्ग, मोहन ने एक गाना गा लिया है। तो नेगेटिव के लिए हैज़ नॉट लगाओ, जैसे हैव नॉट लगाया था तो ही हैज़ नॉट पास हिज एग्जाम, उसने अपना एग्जाम पास नहीं किया है। मोहन हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली, मोहन दिल्ली नहीं गया है ना। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है कि इंट्रोगेटिव में हैज़ को स्टार्टिंग में लगा दो, हैज़ ही पास हिज एग्जाम। उसके बाद हैज़ शी लर्नड हर स्टोरी, क्या उसने अपनी स्टोरी याद कर ली है, याद कर ली है। हैज़ मोहन कंप्लीटेड हिज टास्क, क्या मोहन ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे यस नो टाइप भी आएगा इसमें ना, हेल्पिंग वर्ब से जो बनते हैं वो यस नो टाइप आते हैं ना। यहाँ पे भी अगर किया होगा तो यस बोलोगे, नहीं किया होगा तो सीधा नो बोलोगे, ठीक है भाई। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट। अब ना प्रेजेंट परफेक्ट के बाद ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो यार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आएगा भाई, देखो बहुत ज़बरदस्त। देखो यार बच्चों के ना बड़ा एक थोड़ा सा ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इसमें कि भाई इसमें स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें बहुत प्रॉब्लम आती है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। अभी ना थोड़ी छोटी क्लासों को भी माइंड में रख के मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का भी आपको पढ़ाऊँगा मैं, उसमें हम आपको थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे, थोड़ा सा और समझाएंगे। बट अभी देखो रूल नंबर 1 में अगर मैं बात करूँ तो आई वी यू दे के साथ है ना हैव बीन का यूज़ करते हैं प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, फिर लास्ट में टाइम बता देते हैं। यार इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सिंस कब आएगा और फॉर कब आएगा, सिंस और फॉर कब आएंगे, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई इसमें। अच्छा पहली उसके बाद अगर मैं इसकी बात बताऊँ कि ये कब यूज़ होता है, देखो यार ये जो देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट जो है वो परफेक्ट भी हो रहा है और आगे आगे चल भी रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट भी हो रहा है और आगे आगे चल भी रहा है। इस टेंस का मतलब होता है, मतलब क्या हुआ कि मान लो आपने काम स्टार्ट किया, मान लो आपने यहाँ से काम स्टार्ट किया, ठीक है ना, आप काम कर रहे हो है ना, आप 5 मिनट के बाद यहाँ पहुँच के काम करते करते इतना काम कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट में जो काम स्टार्ट किया था इतना काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और आगे भी क्या कर रहे हो आप, आगे भी काम कर रहे हो। इसका मतलब इतना काम। देखो यार अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई क्या कर रहे हो, आपने बोला पढ़ रहा हूँ, आपको कोई बोलेगा कि यार पढ़ रहे हो या फिर कुछ पढ़ा भी तो होगा। आपने बोला कि एक क्वेश्चन मैंने याद कर लिया है और आगे मैं याद कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने कुछ तो याद किया है और आगे भी मैं याद कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट भी हो रहा है और आगे आगे चल भी रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। इसमें बहुत सिंपल होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, आगे मैं आपको समझा भी दूंगा। लेकिन जब अगर मैं बात करूँ सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, उसमें टाइम नहीं पूछा जाता। मान लो कि आपको किसने पूछा कि क्या कर रहे हो, आपने बोला पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे से उसने पूछा नहीं, अगर वो पूछेगा टाइम पूछेगा कि भाई इतना टाइम हो गया तो अभी तक कुछ तो पढ़ा होगा, तो तब आप बोलोगे कि इतना पढ़ लिया है और आगे मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन आपने सिर्फ इतना बोला कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ और सामने वाले ने भी आपसे टाइम नहीं पूछा, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन जब आप बताना चाहो कि इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है, इतना मैं आगे कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यार इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। पहली बात ना सिंस कब यूज़ करते हैं हम, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले यूज़ करते हैं, इतना बात आपको याद होनी चाहिए। यूज मतलब फॉर कब यूज़ करते हैं हम लोग, ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम से पहले यूज़ करते हैं हम लोग फॉर का। अब ये सिंस देखो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ और पीरियड क्या होता है, ये मैं आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ यहाँ पे। देखो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस आएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले या पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरे का पूरा और आपको समझ में भी आएगा। पहले आप ना पॉइंट ऑफ टाइम देखो, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है इट इज़ एन इंस्टेंट टाइम, ये कि इंस्टेंट टाइम होता है। इंस्टेंट टाइम मतलब इतना छोटा टाइम जिसकी कोई भी लेंथ नहीं होती है।
पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट इतना छोटा कि जिसकी ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है। पॉइंट ये देखो, ये पॉइंट, इस पॉइंट की कोई लेंथ है क्या, कुछ भी नहीं है इसका, है ना, इतना छोटा टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम आप इतना छोटा टाइम मान सकते हैं, एक पॉइंट जितना, इतना छोटा टाइम जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते। लेकिन एक बात बताऊँ, अगर आपको कोई पूछे 2 सेकेंड्स, ये इतना छोटा टाइम नहीं है, ये काफ़ी टाइम है। 1 सेकंड फिर 2 सेकंड, हमने बता तो दिया कि 2 सेकंड्स बता तो दिया, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। आप ये मान के चल सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो 1 सेकंड से भी छोटा होता है, 1 सेकंड से भी छोटा टाइम होता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज़ एन इंस्टेंट टाइम, या फिर उस टाइम की कोई लेंथ नहीं होती है, हैज़ नो लेंथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 बजना, टोटल 10 o'clock क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। 12 o'clock क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। सिर्फ 12 बजना क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। और जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, ATC हो गया, है ना, नेम ऑफ वीक्स हो गया, ये सारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। नेम ऑफ मंथ्स हो गया, ये सारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है। लेकिन यार पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्लेन तो करो, आप बोलोगे आप पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्लेन तो करो। चलो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि टाइम कितना हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं, है ना, 11:59 हो रहे हैं, और 59 मिनट और 59 ही क्या हो रहे हैं, सेकंड हो रहे हैं, 59 सेकंड हो रहे हैं। इसके बाद क्या बजते हैं, सीधे 12 बजते हैं। मुझे एक बात बता, इसके बाद 12 बजने में कितना समय लगता है। सामने सिर्फ ऐसे 2 0 लिखने होते हैं, है ना, 2 0 लिखे जाते हैं यहाँ पे सामने। 12 बजने में मतलब कि 11:59 और 59 सेकंड के बाद, 59 सेकंड के बाद सीधा क्या बजता है, 12 बजते हैं। 12 बजना ही पॉइंट ऑफ टाइम होता है। इतना मतलब 12 इतने जल्दी बज जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है, सिर्फ एक ऐसे झलक दिखती है, सीधी 12 बज के। 12 बजते ही क्या स्टार्ट हो जाता है, ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 12 बज के फिर 1 सेकंड हो जाता है ना, 1 सेकंड हो जाता है, फिर 2 सेकंड होते हैं, फिर 3 सेकंड होते हैं। तो ये ड्यूरेशन स्टार्ट हो गई यार। जैसे ही पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सीधा क्या स्टार्ट हो जाता है, ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान रखना, हर चीज़ कब स्टार्ट होती है, पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होती है। हर चीज़ पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होती है। अगर आप संडे की बात देखो, तो संडे जो होता है वो देखो, सैटरडे की अगर हम बात करें, सैटरडे रात के 11:59 के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, सीधा आपका संडे स्टार्ट हो जाता है ना। सीधे जैसे 12 बजते हैं रात के, तो सीधा क्या स्टार्ट हो जाता है, संडे स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही संडे के रात 11:59 के बाद सीधे क्या स्टार्ट हो जाता है, मंडे स्टार्ट हो जाता है। और मंडे जैसे 12 बजते हैं तो मंडे स्टार्ट हो गया। ऐसे ही कोई भी ईयर स्टार्ट होता है तो उसमें भी हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं। देखो जैसे कि ना, ये हो गया भाई, जैसे मान लो 2022 स्टार्ट हुआ था, तो मुझे एक बात बताओ, 2022 स्टार्ट होने में कितना समय लगा था भाई, रात के 11:59 और 59 सेकंड हो रहे थे। उसके बाद आप टाइम देख रहे थे कि अब 2022 स्टार्ट होगा, तो 2022 स्टार्ट होने में 1 सेकंड से भी कम टाइम लगा, सीधा आपके सामने 2022 आया। तो वो स्टार्ट होना ही क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, ड्यूरेशन। 2022 का पहला सेकंड, 2022 का दूसरा सेकंड, फिर 2022 के मिनट होते हैं, घंटे होते हैं, दिन होते हैं, महीने होते हैं, है ना, फिर साल होता है। समझ गए। तो दो मतलब, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मान लो कि आपके सामने दुश्मन है और आपने उसको क्या मार दी, शूट कर दिया। शूट करोगे तो बुलेट लगने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। जैसे मैंने पॉइंट लगाया यहाँ पे, इतना टाइम लगता है, इतना। तो ये इतना पॉइंट ऑफ टाइम इतना छोटा होता है। तो हर चीज़ पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होती है, और आगे क्या चलती है, ड्यूरेशन चलती है। मॉर्निंग स्टार्ट होती है, आफ्टरनून स्टार्ट होती है, इवनिंग, नाइट, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इट इज़ एन अमाउंट ऑफ टाइम। मैंने बोला ना, ड्यूरेशन के बाद, सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सीधा क्या स्टार्ट होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्टार्ट होता है। जैसे 2 सेकंड्स, ये ड्यूरेशन होता है। जैसे 10 बजने के बाद पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, तो 2 सेकंड्स भी क्या होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आते हैं। 3 मिनट तो बहुत लंबा टाइम होता है यार, अमाउंट ऑफ टाइम होता है ये, तो इसको आप काउंट कर सकते हैं। पर पॉइंट ऑफ टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ड्यूरेशन को काउंट कर सकते हैं। 3 मिनट क्या होता है भाई, काफ़ी लंबा समय होता है। 4 घंटे भी काफ़ी लंबा समय होता है। 2 दिन तो और भी बड़ा होता है। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, कितने मिनट होते हैं, कितने घंटे होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। वीक्स में कितने सेकंड होते हैं, कितने मिनट होते हैं, कितने घंटे होते हैं, कितने दिन होते हैं, तो दिन तो 7 होते हैं मोटा मोटा, है ना। घंटे कितने होते हैं फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। महीने में कितने होते हैं, तो ये सारे का सारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम सब चीज़ें काउंट कर सकते हैं, है ना। जैसे 2 ईयर्स हो गया, 4 ईयर्स हो गया, 5 ईयर्स हो गया, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन में अमाउंट ऑफ टाइम आता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम में अमाउंट ऑफ टाइम नहीं होता, वो इतना छोटा टाइम होता है, एक चिन्ह जितना। जैसे किसी को बुलेट लगती है ना, तो बुलेट सेकंड से भी कम समय में लगती है, तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते। आप बोल सकते हो कि देखो ये बुलेट जा रही है और ये लगी जा करके, तो आप बोलोगे 1 सेकंड हो गया, बुलेट निकल गई गन से, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड, 4 सेकंड के बाद जाके बुलेट लगी। ऐसा नहीं होता है। गन से जैसे ही आप लोगों ने क्लिक किया तो सीधी बुलेट बज गई, है ना, ऐसे लग गई। तो ऐसे करके होता है क्या, आपका ये पूरे का पूरा
ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आज के बाद पॉइंट ऑफ टाइम से पहले क्या आता है, फॉर आता है, और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले क्या आता है, सिंस आता है। तो अभी आपको पहचान हो जाएगी सारी की सारी, है ना। ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्टार्ट्स आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम कब स्टार्ट होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्टार्ट होता है ड्यूरेशन ना। चलो आगे में हम आपको बताते हैं इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। चलो भाई, जैसे कि रूल्स आपने पीछे देख लिया, तो इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आई हैव बीन होता है, बीन V3 होता है, थर्ड फॉर्म होता है बोफ का, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए V3 चाहिए होता है ना। यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट हो गया यहाँ तक। और रीडिंग B1 + ING। सिंस हो गया 10 o'clock। देखो 10 o'clock 10 बजना ही पॉइंट ऑफ टाइम होता है, 10 बजना सिर्फ क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। उसके बाद देखो यू हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours, 5 घंटे की बात कर रहा है वो। 5 घंटे क्या होता है भाई, बहुत लंबा समय होता है, एक अमाउंट ऑफ टाइम होता है। तो हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम में आता है ना। मॉर्निंग स्टार्ट होने में एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो उसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करें तो क्या करना है, सिंपल सी तो बात है यार, है ना। इसको नॉट लगा देना बस। नॉट कैसे लगाना है, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट सिंगिंग फॉर 3 minutes, मैं 3 मिनट से नहीं। तो फॉर 3 minutes के लिए फॉर आया। सिंस मंडे क्या तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। देखो मैंने बोला संडे की रात के 11:59 सेकंड के बाद मंडे स्टार्ट होता है। तो मंडे स्टार्ट होने में बहुत समय कम लगता है, मंडे स्टार्ट होना। तो उसके मंडे के 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड चलते हैं ऐसे करके। दे हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस 2022 मतलब 2020 स्टार्ट होने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। उसके बाद तो उसकी ड्यूरेशन चलती है, उसके बाद वो जो होती है वो उसकी ड्यूरेशन होती है, उसके लिए फॉर आता है। पर सिर्फ 2020 एग्जैक्ट 2020 को पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। फिर 2020 का पहला सेकंड नहीं बोला मैंने, 2020 के 2 मिनट नहीं बोले मैंने, सिर्फ 2020 क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो ऐसे ही इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैव को स्टार्टिंग में लगा दो, हैव आई बीन वर्किंग फॉर 3 days, हैव यू बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ऐसे करके आप लोग ये सारे कर सकते हैं ना। ये फिर सेकंड रूल हो गया। ही शीट और एनी नेम के साथ आप हैज़ बीन लगा सकते हो, है ना। बिल्कुल सेम ऊपर की तरह ना, ये बिल्कुल सेम आप खुद पढ़ सकते हो इसको। बहुत हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours ऐसे करके ना, ऐसे ये पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock हो गया है ना, बिल्कुल एकदम। हैज़ को स्टार्टिंग में रख दो तो क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। तो ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो इसको, है ना। तो दोस्तों इसके बाद ना जो भी वीडियो हमारा आएगा ग्रामर का, उसमें मैं आपको ना इन चारों को सम अप करके बताऊंगा कि प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल क्यों बोलते हैं, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों बोलते हैं, बिल्कुल विद रीजन मैं आपको बताऊंगा। और बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें इन चारों को सम अप करके फिर हम आपको पास्ट सिखाएंगे और फ्यूचर सिखाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।